हेलो दोस्तों, आज हम आपको हाई स्कूल के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को कराने जा रहे हैं जो 2024 का प्रैक्टिस सेट है। इसके बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो आपके 1 से लेकर के 20 प्रश्न आते हैं जो बहुविकल्पी, उनको कराएंगे। ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के प्रारूप के अनुसार है। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 विषय गणित सेट आपका फर्स्ट कराया जा रहा है, जिसमें खंड अ से बहुविकल्पी प्रश्न हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्नों की जो संख्या आती है वो आती है 20। तो यहाँ पर मैंने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं, उनको देखेंगे। पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या क्या होगी। देखिए, हमें बहुविकल्पी तो ऐसे डायरेक्ट लगा देंगे कि जहाँ पर शून्यांकों की संख्या, ये त्रिघात है तो इसके त्रिघातीय बहुपदों की संख्या क्या होगी, 3 होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा चलना है, जिससे कि कोई भी प्रश्न हमारा छूट न पाए। इसलिए जैसे सबसे मुख्य चीज़ तो इसमें यह है कि जिसमें प्रश्न दे रखा है कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या। प्रश्न यहाँ से बना शून्यांकों की संख्या आ रही है इसमें, तो शून्यांकों की संख्या अभी तो यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद पूछा है, 2 घातीय भी पूछ सकता है, 1 घात से भी पूछ सकता है, तो फिर उनकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेन चीज़ तो ये है इसमें कि आपकी जितनी घात होंगी उसकी अधिकतम संख्या वही होगी। जैसे इसमें दे रखा है त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या क्या होगी, तो इसमें अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी 3 होगी। ये वाला बहुविकल्पी सही है। अगर 2 बहुपद आता तो उसकी घात 2 होती, 1 बहुपद आता तो उसकी घात 1 होती शून्यांकों की संख्या। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है x - 5 बराबर 3। ये क्या है, एक चर। यहाँ पर क्या है, ये शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी, लेकिन ये कैसा है, एक चर वाला, एक चर। और यहाँ पर इसके शून्यांकों की जो संख्या अगर आपको इसमें से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x बराबर के 3, ये पक्षांतर करेंगे प्लस के 5, तो इसका मतलब x का मान आ गया 8। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या इस समीकरण में क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। ऐसे ही अगर 2 घात बहुपद होता, जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, x² प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0। इसमें ये कैसा बहुपद है, 2 घात बहुपद। ये कैसा था, 1 घात बहुपद इसे, और ये है 2 घात बहुपद। इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो इसे सॉल्व करेंगे तो शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको जो हम मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करते हैं, यानी x के जो मान आते हैं उन्हीं को कहते हैं शून्य। जैसे x² प्लस, ये कितने हो जाएंगे, जोड़ घटा में तो 5 गुणा करें तो 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, तो 3 प्लस के 2 x प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस के 2x प्लस के 6 बराबर के 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस के 3 प्लस 2 कॉमन ले लो, x प्लस के 3 बराबर 0, x प्लस के 3 x प्लस के 2 बराबर 0। अब यहाँ से जो x के जो मान आ रहे हैं वो कितने हैं, 2, एक x के साथ ये और एक ये, यानी केस फर्स्ट केस सेकंड सॉल्व करेंगे केस फर्स्ट से, तो x प्लस 3 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर -3, तो x का एक शून्यांक 3 आ गया। दूसरा केस सेकंड से हल करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 आ गया, यानी x के मान -3 और 2, इसके अलावा नहीं। तो इसकी घात कितनी थी, 2, तो इसके शून्यांक भी कितने आए, 2। ऐसे इसकी घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, 1, तो इसका शून्यांक भी कितना आया, 1। तो इससे पता चलता है कि हमारे बहुपद में जितनी घात होंगी उसके शून्यांक भी उतने ही आएंगे उस बहुपद के। तो यहाँ पर ये दिया था त्रिघात, तो इसकी घात कितनी है, 3 होंगी इसकी, तो अधिक से अधिक इनकी शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और 2 घात होता है, जैसे ये 2 घात बहुपद है तो इसकी अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी है, 2। यदि ये सवाल ऐसे भी लिखा होता, जैसे मैंने लिखा x² - 1 बराबर यहाँ पर
0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बराबर के ये हो जाएगा प्लस के 1 इधर जाएगा तो एक्स बराबर सॉल्व करेंगे इसे तो इसके शून्यांकों की जो संख्या आ रही है वो कितनी है, इसे अंडर में 1 करेंगे तो ये एक्स बराबर के, तो यहाँ पर जो शून्यांकों की संख्या कितनी 1। तो लेकिन अधिक से अधिक पूछी जाए तो द्विघात बहुपद में कितनी होंगी 2 होंगी, अधिक से अधिक जब भी पूछी जाए। तो यहाँ से ये त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी है 3 है। तो ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, इसे इरेज करते हैं। अब प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर दे रखा है संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अब संख्या 140 है उसके अभाज्य गुणनखंड, ये प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करने, तो अभाज्य संख्याओं से काटेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी 2 से काटेंगे। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जिन संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 हों, एक और स्वयं, जो संख्या एक और स्वयं से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 संख्या है, इसके गुणनखंड 1 से कट सकती है या ये 2 से कट सकती है, इसके अलावा किसी से संख्या नहीं कटेगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 2 होती है। यदि ये 3 है, 3 1 से कटेगी, 3 से कटेगी। 5 है, 1 से विभाजित है और ये 5 से। 7 है, 1 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। 11 है, 1 से विभाजित है, 11 से विभाजित है। 13 है, ये 1 से विभाजित है, 13 से विभाजित है। 17 है, ये 1 से विभाजित है, 17 से विभाजित है। इस प्रकार ये अभाज्य संख्याएं जिनके गुणनखंड केवल 2 हैं, एक और स्वयं, 1 से तो कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इस प्रश्न में वही कहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड करें, क्या होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो हम सबसे पहले से 2 से काटते हैं, तो ये 2 7 14 0, 2 से यहाँ पर 2 3 6, 2 5 10। अब इसे 5 से काटेंगे क्योंकि 3 से तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 3 का नियम होता है अंकों का योग, 5 और 3 8, जो 3 से विभाजित नहीं है। 5 का नियम होता है किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0, 5 7 35 से 7 से। तो इसके जो 140 के अभाज्य गुणनखंड हुए, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, तो इसके गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसका मतलब 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अगर ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है वही इसका ऑप्शन ये वाला तीसरा है, 2 की घात 2 गुणा 5, ये वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब इसमें दिया है भाज्य, अगले प्रश्न में भाज्य भाजक भागफल एवं शेष फल में संबंध बताइए। तो अब हम इसके सभी ऑप्शन लिखते तो फिर समझ में भी इतना अच्छा नहीं आता, बस अब प्रश्न लिखेंगे प्रत्येक के और बहुविकल्पी अपने आप पता चलेगा, जैसे सॉल्व करते हैं वहीं पर आ जाएगा। तो इसके अगले के जितने भी प्रश्न होंगे आगे के, उन सभी प्रश्नों को लिखा जाएगा, उनके बहुविकल्पी यहाँ सॉल्व करने पर प्राप्त होंगे। ऐसा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कराऊंगा। तो देखें, इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ जो अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर दिया भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या है। वही क्लास 5th 6th 7th में जो भी पढ़ते थे उसी प्रकार से हैं। इसमें संबंध कैसे, वही है उत्तर की जांच। तो सबसे पहले समझे भागफल किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं। तो इधर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होता है हमारा भाजक, जिस भाजक का जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं हम भाज्य, और भाज्य में भाग, भाजक का भाज्य में भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल। और यहाँ
जो प्राप्त होता है इससे घट करके भाग देने पर जो संख्या आती है उसके बाद जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं शेष फल। अब इसी में इसने संबंध पूछा है, तो इसमें जो संबंध होता है ये संबंध होता है कि जो भाज्य होता है, उत्तर की जांच में कराते हैं तो लिखते थे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल, ये संबंध होता है। जो भाज्य होता है, भाजक और भागफल के गुणनफल में यदि शेषफल जोड़ देते हैं तो भाज्य प्राप्त होता है, यही इसका संबंध है। ऑप्शन इसका जो भी लिखा होता तो ये वाला ऑप्शन होता वो बिल्कुल एक तरह से सही जाता। तो समझ में आ गया होगा, जो भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे बोलते हैं भाज्य, और भाग देने पर प्राप्त होता है वो होता है हमारा भागफल, और उससे जो संख्या घट कर के प्राप्त होती है उसे कहते हैं शेष। तो इस तरीके से इसमें जो संबंध होता है वो ये संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये संबंध होता है। इसका जो ऑप्शन होगा ए बी सी जो भी होगा, ऐसा जो मिले उसी पर टिक करेंगे, वही हमारा ऑप्शन सही होगा। इस तरीके के सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे क्रम वाइज क्रम। देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रश्न देखें 4 में, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा माइनस के 3x माइनस के 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या इसमें से कोई हल नहीं होगा, या केवल एक हल होगा। इस तरीके से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो मैं इस प्रश्न के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों को हल कराने की कोशिश करूंगा, आप भी इसे समझें अच्छे से। देखिए अभी मैं चाहता तो इसे देख करके ये हाल बता देता कि यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है 1/-3, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये भी माइनस के 1/3 होगा। तो यहाँ पर दो संख्या समान, तीसरी नहीं मिल रही है संख्या, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 अगर ऐसी संख्याएं मिलती हैं तो इसका मतलब ये समांतर है। इनका मतलब है कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। फिर भी आपको देखते हैं किस तरीके से इन सवालों को करते हैं, देखेंगे। तो यह समीकरण नंबर 1 है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ये से समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से देखो a1 बराबर 1, b1 बराबर 2, c1 बराबर 5। अब समीकरण 2 की तुलना भी हम इसी प्रकार करेंगे। समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, जैसे ही तुलना करेंगे तो यहाँ पर a2 बराबर आ जाएगा आपका -3, b2 बराबर -6, c2 बराबर 1 आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये a1/a2, a1 का मान 1, a2 का मान -3। अब a2 के बाद b1/b2, तो b1 का मान है यहाँ पर 2 और इसका मान है b2 का मान -6। सॉल्व किया तो ये 1/-3 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर c1/c2, तो c1 का मान है 5 और c2 का मान है हमारा 1। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू
C1/C2। लेकिन आपने देखा A1/A2 1/-3 मिल रहा है, B1/B2 -1/3 मिल रहा है, C1/C2 इसका मतलब ये नहीं मिल रहा। जब ये नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये किस नियम को फॉलो करता है? ये क्या है? कोई भी हल नहीं है, इससे कोई भी हल नहीं होगा। यानी इसमें पूछा युग्म का हल होगा, कौन सा होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी समांतर रेखा। यदि ये यहाँ पर A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 होता तो इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होते। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, पहले तो इसका तो हो गया आपको कि इसमें से कोई हल नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ A1/A2 = नॉट B1/B2। यहाँ से एक हल अद्वितीय हल होगा, द्वितीय हल होगा। अगर ऐसे आ जाता है तो अद्वितीय हल यानी एक हल होगा। यदि कहीं पर A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2 अगर आता है तो इसका मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है, मित रूप से अनेक हल हैं। इस तरीके से प्रश्न नंबर 4। आपको ये बहुविकल्पी ही नहीं पढ़ने, बहुविकल्पी के साथ साथ आपको बहुत कुछ पढ़ना है। केवल ये नहीं कि बहुविकल्पी लिया और ये हो गया इसका आंसर। देखिए इस तरीके से अगर आप सीख जाएंगे तो आगे के जो भी प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपके आसान होंगे और वो भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। तो इसी तरीके से मैं सभी 20 प्रश्नों को अच्छे से कराने की कोशिश करूँगा, बहुत ही अच्छे से। आप भी पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे समांतर श्रेणी -5 -1 3, 7 ...
प्रश्न 8 को देखेंगे। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। तो यहाँ से m का मान ज्ञात करना है। मूल बराबर है यानी d बराबर कैसा है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना किसकी की जा रही, इसकी तुलना की जा रही है। अरे मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 की तुलना, यहाँ पूरा सही से लिख दे रहे हैं जैसे लिखा 3x² माइनस के 12x प्लस 5m बराबर 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जैसे ही तुलना करोगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर के -12, c बराबर m। लेकिन मूल बराबर हैं, मूल बराबर ये इसने दिया है, मूल बराबर है, इसका मतलब d बराबर है 0 के। मूल बराबर होने का मतलब है d बराबर है 0। तो हमें d का जो फॉर्मूला है विवेक्तर का वो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b की जगह पर रखेंगे माइनस के 12 का वर्ग -4, a के स्थान पर 3 गुणा c की जगह पर m बराबर 0। ये d के स्थान पर ये 0। तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग 144 माइनस 12m बराबर 0, माइनस के 12m बराबर -144, माइनस से माइनस कैंसिल, m बराबर 144 बट्टे 12, 12 से 144 12। तो यहाँ m बराबर 12 में इसमें जो ऑप्शन होगा वो 12 वाला सही होगा जिसमें 12 लिखा हो। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, केवल इन सवालों को सॉल्व कर रहा हूँ। ऑप्शन लिखें फिर उसे करें तो इससे बढ़िया है कि आप इसे सॉल्व करने पर जो प्राप्त होगा वही ऑप्शन सही होगा। उसमें देखेंगे ए वाला सही है या बी वाला सही है। जहाँ पर 12 बी वाला सही है तो 12 पर टिक करेंगे। इस तरीके से आप समीकरण को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे सभी सवालों को। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन नंबर 9 है। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी होनी चाहिए, बराबर। ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी भुजा 2 है। लेकिन उसने पूछा इसके प्रत्येक शीर्ष लंब। यदि मैं इससे शीर्ष लंब इस पर डालूं, जैसे ये A है, ये B है, ये C और इस पर शीर्ष लंब डाला मैंने, तो आपसे पूछा इस शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो। तो मैं यहाँ पर इस शीर्ष लंब की लंबाई h मानता हूँ और इसे सॉल्व। जब ये बताओ ये BC की लंबाई, ये BC की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की 2 है, तो ये समद्विभाजित हो रहा है यानी शीर्ष लंब यहाँ डला है तो ये 2 बराबर भागों में बटा होगा। तो ये A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे एक इसमें से कोई त्रिभुज ले ले, समकोण त्रिभुज ADB, यहाँ से जो H आएगी यही इसका शीर्ष लंब होगा। इसे हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शीर्ष लंब की लंबाई माना ऊंचाई इसकी यानी AD बराबर H, AD H है ऊंचाई इसकी, और पाइथागोरस प्रमेय लिख देते हैं। पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए कर्ड है हमारा ये 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ड कहलाती है। तो कर्ड हमारा यहाँ पर 2a का वर्ग कर लीजिए। लंब देखो अभी मैंने AD जो लंब दिया वो क्या है हमारा h है, h का वर्ग प्लस आधार यानी BD जो दिया है वो a दिया, a का वर्ग। सॉल्व करेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a वाले पद एक तरफ ले लो तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। h स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर h। तो जो h का मान है वो हो जाएगा √3, क्योंकि a का तो वर्ग होता है तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, रूट तो 3 में होगा, a बाहर होगा रूट से। तो ये शीर्ष लंब की जो लंबाई निकल के आ गई वो है हमारी √3a, इसकी जो लंबाई निकल के आ गई वो है हमारी √3a। तो वैसे तो पता रहता है कि अगर एक कोई भी संभव त्रिभुज है और संभव त्रिभुज में अगर उसकी भुजाएं दे रखी हैं तो उसी के आधार से आप इसे सॉल्व कर देंगे। तो शीर्ष लंब की यहाँ पर जो लंबाई निकल के आ गई वो है √3a। तो इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन है √3a वाला ऑप्शन सही है। बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 10 में देखें, निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। इसमें माध्य ज्ञात करना है। तो ये वर्ग अंतराल दे रखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ये बारंबारता दे रखी है। तो हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल और यहाँ पर लिख देते हैं बारंबारता। तो यहाँ है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। यहाँ पर है 3, 2, 4, 2, 3। अब वर्ग अंतराल दे रखे हैं और बारंबारता इसकी दे रखी है। आपको इसमें माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले निकालेंगे मध्यमान, मध्यमान यानी xi निकालना है। यहाँ पर ये है हमारी बारंबारता fi। तो xi निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना। तो यहाँ 3 और 1 हो गए 4, 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गए, 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 9 और 7 हो गए 16, 16 में 2 का भाग दिया तो ये हो गया 8 और ये हो जाएंगे 20, तो ये होगा 10। वैसे मैंने यहाँ पर छोटी संख्या थी इसलिए सभी को जोड़ करके 2 का भाग दिया, नहीं तो यहाँ पर एक पहली संख्या को देख लेते हैं, दोनों को जोड़ करके और 2 का भाग दे देते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है। उसके बाद उन सभी में देखते हैं क्या सब में अंतर समान है। यदि अंतर समान है तो उतने ही जोड़ते हैं। जैसे इसमें अंतर कैसा था 2 है, सब में 2 2 का अंतर है तो प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ते जाते। तो 4 4 में 2 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है fi गुणा xi। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 छके 24, 8 दूनी 16, 10 दिया 30। अब यहाँ पर करेंगे योग।
ये सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ आई वाले ये पद जुड़ जाएंगे। 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11 और 3 14, 3 और 2 5 5 10 4 14 सही है। 6 और 8 14, 14 और 4 18 हो जाएंगे, 18 और 6 हो जाएंगे हमारे 24। 2 और 2 कैरी तो कितने हो गए 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई है। तो फार्मूला होता है हमारा, यहाँ से मैं इधर लिख दे रहा हूँ, माध्य बराबर एम बराबर मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है वो है हमारा 84, सिग्मा एफ आई है वो हमारा 14, 14 5 70, 14 6 84 6। इसका मतलब m बराबर 6 आ गया। तो जो इसका मध्य मान है वो निकल के आ गया 6। तो इसका जो बहुविकल्पी होगा जिसमें 6 लिखा होगा वही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये हमने एक प्रश्न कराया, इस तरीके से आप कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं अगर इस तरीके के हैं। तो इसलिए यहाँ पर सभी प्रश्नों को आपको हल कराया जा रहा है जिससे आप अन्य प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर सकें। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है साइन 27 अंश और कॉस 63 अंश का मान क्या होगा। तो इसमें से किसी एक पद को तोड़ लेंगे 90 माइनस थीटा में। तो यहाँ से मैं पहले ही पद को तोड़ देता हूँ, साइन 90 माइनस 63, यदि 90 में से 63 गए तो 27 बचेंगे। नीचे जो हर में लिखा है उसे रहने दें जैसा लिखा है, कॉस 63। तो साइन 90 माइनस थीटा ये फॉर्मूला होता है हमारा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉस 63 हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉस 63, इससे ये कट गया तो इसका आंसर 1 आ गया। तो इसका जो ऑप्शन एक वाला सही होगा जहाँ पर एक लिखा होगा, क्योंकि ऑप्शन में तो दिया होगा 0 है, 1 है, 3 है, 4 है, तो एक वाला सही होगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 12, यदि कॉस ए बराबर √3, तो यहाँ पर कॉस ए बराबर √3/2, तो साइन 2a का मान क्या होगा। तो पहले तो कॉस ए बराबर, कॉस में ये मान कितने का होता है √3/2, ये होता है हमारा कॉस 30 का मान होता है। जो कॉस 30 का मान होता है तो यहाँ से ए से ए कैंसिल, तो ए बराबर आ गया हमारा 30। हमें मान ज्ञात करना है साइन 2a, तो ए के स्थान पर रख देंगे ए का मान जो ए का मान 30 है उसे रख देंगे साइन 2 इंटू, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60, और साइन 60 किसका मान होता है √3/2, ये साइन 60 का मान होता है √3/2। इस तरीके से यहाँ पर साइन 2a का मान प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, यहाँ पर दिया है 1 + tan स्क्वायर a/1 + cot स्क्वायर। तो 1 + tan स्क्वायर ये होता है हमारा सेक स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर ये सर्वसंख्या होती है हमारी कोसेक स्क्वायर a। और इस सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a। तो यहाँ पर इस संख्या का गुणा इससे और पहली का चौथी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर a/cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर/cos स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर a। तो ये tan स्क्वायर a का मान है। यहाँ पर देखेंगे साइन 2a बराबर के 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर होगा, यानी a का मान ज्ञात। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 2a बराबर 2 साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। तो यहाँ से cos a बराबर 2 sin a/2 sin a, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा cos a बराबर 1
कॉस ए बराबर कॉस 1 होता है 0 का मान। तो यहाँ से ए बराबर आ गया 0, ए का मान होगा हमारा 0। इस तरीके से त्रिकोणमिति सवाल थे, ये कुछ सरल से हैं, लेकिन फॉर्मूले इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूले याद हैं तभी आप इन्हें कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ से परिधि दी है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि दे रखी है 22। तो परिधि होती है हमारी 2 पाई r बराबर 22। 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 22। r बराबर के 22 गुणा ये 7 भाग में तो गुणा में पहुँचेंगे बट्टे 2 गुणा 22। 22 से 22 r बराबर 7/2। r का मान निकल आया, लेकिन उसने पूछा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ चतुर्थांश में पूछा है तो ये थीटा का मान होगा यहाँ पर 90, क्योंकि पूरे वृत्त का जो मान होता है 360, तो एक चतुर्थांश का हो जाएगा 90। तो यहाँ पर हमें चतुर्थांश वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही लगेगा। लघु त्रिज्यखंड का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बट्टे 360 पाई r²। ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर लगा देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। थीटा का मान 90, 360 पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 गुणा 7/2, r² इसलिए इसे 2 बार लिख दिया। तो देखते हैं इसे, इस 0 से 0, 9 से 36 4 बार, 7 से 7, 2 से 22 11 बार। तो यहाँ ऊपर बचेगा 11 गुणा 7, नीचे बचेगा 4 गुणा 2, 11 7 77/8। और इसका भाग देंगे तो 8 ने 72 पॉइंट लगाओ, बचेंगे यहाँ पर हमारे कितने 5, 8 छके 48, बचे कितने 2 20, 8 दूनी 16 39। इस तरीके से इतने, अगर यहाँ पर दिया है परिधि मीटर सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले परिधि दे रखी है, परिधि का फॉर्मूला यहाँ से त्रिज्या निकाल देंगे। जैसे ही त्रिज्या निकल आई तो इसने पूछा चतुर्थांश, तो चतुर्थांश है हमारा थीटा का मान हो जाएगा 90, यानी तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बट्टे 360 पाई r²। थीटा की जगह पर 90 बट्टे 360, पाई का मान 22/7, r की जगह 7/2 रखेंगे, 2 बार लिख देंगे। 7 से 7 कैंसिल, 11 गुणा 7 बचेगा और नीचे 4 गुणा 2 बचे। इनको गुणा किया 77/8 भाग दिया तो ये 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला। प्रश्न नंबर 16 में देखेंगे। कैप्सूल संयोजन है, यानी दो शंकुओं से मिलकर के क्या एक कैप्सूल बनेगा, या एक बेलन एवं 2 अर्धगोले लगे हों। कैप्सूल होता है हमारा इस तरीके से, ये कैप्सूल है इस तरीके से, ये कैप्सूल है हमारा। तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक बेलन है 2 अर्धगोले, तो एक बेलन एवं 2 अर्धगोले का संयोजन है, यानी इसका बी वाला पॉइंट सही होगा, ये बी वाला सही होगा। एक बेलन और 2 अर्धगोलों का संयोजन होगा कैप्सूल का। अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक, यानी यहाँ पर दिया है माध्य दिया है 32
और बहुलक दिया है 35। आपसे माध्यक पूछा है, माध्यक ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, यानी समांतर। तो बहुलक दिया है 35, 35 की जगह पर बहुलक के स्थान पर रखो। 3 गुणा माध्यक दिया नहीं है, ज्ञात करना है माध्यक। 2 गुणा माध्य दिया है 32। सॉल्व करेंगे तो ये 35 बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 32 दूनी 64। इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 35 प्लस के 64 बराबर 3 गुणा माध्यक। तो इसे जोड़ेंगे तो ये 4 और 5 9 और 6 और 3 9 बराबर 3 गुणा माध्यक। 3 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा हमारा माध्यक बराबर के 99/3। 3 से काट दो, 3 3 का 9, 3 3 का 9। माध्यक आ जाएगा हमारा 33। यह वैसे भी पूछ लिया था बहुविकल्पी में कि ये बताइए बहुलक माध्य और माध्य का में संबंध क्या है। तो इस तरीके से बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य ये होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा कि माध्यक ज्ञात कीजिए, तो माध्य और बहुलक दिए, उनके स्थान पर मान रखे और सॉल्व करके ये हमारा माध्यक आ गया 33। तो इसमें जो ऑप्शन होगा 33 वाला सही होगा। ऑप्शन में 35 है, 38 है, जो भी दिए होंगे उसमें 33 वाला आपका कैसा होगा, सही होगा। यहाँ पर सभी प्रश्नों को आपको समझा करके इसलिए बताया जा रहा है कि इस तरीके के प्रश्न आपके और भी होंगे, या 2 नंबर में 3 नंबर में भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में, तो आप कर सकें। आप समझे कि ये तो बहुविकल्पी है, इसमें तो टिक ही लगाना है, बस हो जाएगा। लेकिन ये 2 नंबर में आ गया, फिर कैसे करोगे आप इसे, तो इसलिए आपको समझा करके बताया जा रहा है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे। प्रश्न नंबर 18 में देखेंगे, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग वही होता है जिसमें बारंबारता सबसे अधिक हो। इसमें बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, 18 है। तो इसका मतलब इसका बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग जो होगा 10 से 15। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा इसमें बहुलक वर्ग। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता बताइए। तो आप दो पासों को उछालेंगे तो उनकी लिखने की जो प्रायिकता होती है, जैसे अगर आपने 2 पासे फेंके तो 1 आ जाएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर इसी तरीके से 1 3 आएगा और डॉट डॉट करके ये यहाँ पर आपके 1 6 ऐसे लिखा जाएगा। फिर 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा। इस तरीके से आपके 2 6 तक ऐसे ये पासे आप अगर फेंकेंगे तो इनके आने की संभावना होगी, या तो दोनों 2 1 के आएंगे या 2 2 के आएंगे। तो इस तरीके से आपके अब 3 1 आएगा, 3 2 आएंगे, 3 3 आएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर ये हो जाएंगे 3 6। मैं सभी लिख ही देता हूँ, आपको फिर दिक्कत आएगी कौन कौन से रह गए। तो यहाँ पर 1 4 1 5, यहाँ पर 2 4 2 5, यहाँ पर
3 4 3 5 और 3 6। अब 4 1 आ सकता है, 4 2 आ जाएंगे, 4 3 आ जाएंगे, 4 4 भी आ सकते हैं, 4 और 5 भी आ सकते हैं, और 4 6 भी आ सकता है। यहाँ से 5 1 भी आ सकता है, 5 2 भी आ सकते हैं, 5 3 भी आ सकते हैं, 5 4 आ सकता है, 5 5 आ सकते हैं, 5 6 भी आ सकता है, 6 1 आ सकता है, 6 2 आ सकते हैं, 6 3 आ सकते हैं, 6 4 आ सकता है, 6 5 आ सकते हैं, और 6 6 भी आ सकते हैं। अगर हम दो पासों को फेंकते हैं तो हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, पहले तो ये सीख गए हम कितने, 1 2 3 4 5 6, और सब में 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 36 प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगर दो पासों को उछालेंगे तो वो 36 प्रकार से आने की संभावना होगी। लेकिन इसने कुछ अलग पूछा है। क्या पूछा, 10 होने की प्रायिकता। अगर उन दोनों को जोड़ दें तो 10 हो। देखो 1 और 1 10 नहीं हो रहे, इसमें भी 10 नहीं हो रहे, इसमें भी 10 नहीं हो रहे, इसमें देखो 10 नहीं हो रहे, इसमें भी 10 नहीं हो रहे, यहाँ 3 1 4, तीनों ये भी 10 नहीं हो रहे, यहाँ पर भी 10 नहीं हो रहे। तो देखेंगे यहाँ पर 4 2, यहाँ पर भी 10 नहीं हो रहे, 5 2, ये हो रहा है 1 10, एक ये 10 हो रहा है, 4 और 6 10 हो रहा है, और यहाँ पर 5 5 ये 10 हो रहा है, और 6 4 ये 10 हो रहा है। इसका मतलब अनुकूल परिणाम है इसमें, अनुकूल परिणाम वो निकल के आ गए आपके 3, और कुल परिणाम वो हैं आपके 36। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो यह अनुकूल परिणाम है 3/36, काट देंगे तो 1 ये हो जाएगा आपका 12। तो इसका मतलब 1/12, 1/12 वाला ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से हम दो पासों को उछालते हैं और उसमें 10 के अंक आने के, यानी दोनों को जोड़ करके 10 हो, ऐसे 3 बार आएंगे तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम 3 हुए। कुल टोटल कितने, 36, तो 3/36 काट देंगे तो 1/12 वाला हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल एक तरह से सही होगा। इस तरीके से हम इसमें से काफ़ी और सवाल भी सीख जाएंगे। और भी सवाल हैं, जैसे अंकों का योगफल 12 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, काफ़ी सवाल बन सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर देखें 20, ये लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का। ये दे रखा है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे में अंक, पासे में अंक होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 और 6, 6 से ज़्यादा अंक नहीं होते पासे में। उसने पूछा सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी सम कौन कौन सी आ सकती, एक ये है सम, एक ये है और एक ये। इसका मतलब 1 2 3, इसका अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं, 3 है, 3 बार आ सकते हैं। अनुकूल परिणाम इसके 3 हैं, और कुल परिणाम, कुल परिणाम है वो है 6, कुल परिणाम है 6। तो प्रायिकता होती है हमारी अनुकूल
परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हैं इसके 3 और कुल परिणाम हैं 6, काट दिया इसे 1 इसे 2, तो इसकी जो प्रायिकता आ गई 1/2। इसका जो ऑप्शन होगा वो 1/2 होगा। तो इस तरीके से मैंने सेट फर्स्ट के 2024 के 20 बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व कराया है लिखित। ऐसे नहीं कि आपको टिक लगवा दिया कि इसका ऑप्शन ये सही है, इसका ऑप्शन, इससे कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ से आपके एक तो प्रश्न हल हो गए होंगे, काफ़ी प्रश्न समझ में भी आ गए होंगे, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं वो भी अब समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मैंने 20 प्रश्न सॉल्व कराए हैं, अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।